तो प्रिय सज्जनों, जो कोपार बाबा है उसका जन्म हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं एक बार जानना चाहता हूं कि जो पूर्वा कोट गणराज्य के राजा रानी थे जिनका बेटा कोपार हुआ, वो पूर्वा जो कोपार के माता पिता है उनका क्या नाम था, किसको मालूम है? एक बार जरा हाथ उठा के बताएं। कल बताया हूं। जो पूर्वा कोट गणराज्य के राजा रानी थे उनका नाम क्या है? एक बार हाथ उठाएंगे, किसको मालूम है? किसी को नहीं है? अरे कल ही बताया हूं ना। पूर्वा कोट के जो राजा रानी हैं, पूर्वा कोट गणराज्य के जो राजा पुलसिव के माता पिता बने, उनका नाम किसको मालूम है? ये पूछ रहा हूं। जिसको मालूम हो तो हाथ उठा के बताइए। आपको मालूम, बाकी किसी को नहीं। तो हमारे जो पुराने लोग हैं, सियाने लोग हैं, वो सही बोलते थे। आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट, और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी हो गए ना। तो मैं जो बात बता रहा हूं उसको याद रखना होगा। मेरे जाने के भी बाद भी आपको ये बताना होगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। और जिसके पास डायरी और पेन है तो वो नोट भी करना है, ठीक है? हाँ। तो गुरु विक्रमदेव यहीं से आगे की गाथा बताते हुए बोले क्या? गुरु विक्रम, आवाज क्या कर रहा है यार? बंद कहीं कम ज्यादा यार। हेलो हेलो, क्या है ना, वो शुरू दिन देख लिए ना, वो साउंड नहीं है भागवत लायक का, और जबरदस्ती चला रहे हैं। हेलो हेलो, गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, वीर साहे सुनो आगे की कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा, जब से कोपार बाबा का जन्म हुआ था तब से पूर्वा कोट गणराज्य की जो प्रजा है प्रतिदिन राजा के यहाँ जाती थी और कोपार बाबा का दर्शन करती थी और खुशियां मनाती थी। इस प्रकार से वहां की जो प्रजा है अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों से बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया, आगे चलकर के कोपार बाबा बड़ा हो गया, लगभग 10-11 साल का। जब 10-11 साल की उम्र भई कोपार बाबा की, उसी समय हुआ क्या कि जब 10-11 वर्ष भये, आज हिरवा पुत्र कोपार, और उसी समय उस गांव में अरे घटना घटी है अपार। जब कोपार बाबा की उम्र लगभग 10-11 वर्ष की हो गई, उसी समय पूर्वा कोट गणराज्य में अचानक एक घटना घट गई। वो कैसी घटना थी? पूर्वा कोट की प्रजा इकट्ठी होकर के राजा पुलसिव के दरबार पहुंची और राजा पुलसिव के सामने हाथ जोड़कर राजा पुलसिव से निवेदन करते हुए बताने लगी क्या? महाराज कि हाथ जोड़कर विनय करें, कि हाथ जोड़कर विनय करें, आज सुनो पुलसिव महाराज, उरिया जी आपके राजों में आज गलत हुआ है काजो। महाराज, आपके रहते हुए आपके राज्य में बड़ा गलत काम हो गया है। बोली कैसे? बोली महाराज, पूर्वा कोट गणराज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है। पूर्वा कोट की प्रजा सत्य और असत्य को भूल चुकी है।
जैसे जानवर व्यवहार करते हैं उसी प्रकार यहाँ की प्रजा भी जानवरों जैसी रह रही है। राजा कहने लगा, बोले बताइए हुआ क्या है? बोले महाराज अब क्या बताएं, हमको बताने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज 2 सगे भाई बहन थे और उनके जो माता पिता है उन्होंने प्राण भी त्याग दिए। बोले क्यों? बोले भाई बहनों ने ऐसा कुकर्म किया कि उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगा, बोले तो उनके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। तो बोले हुआ क्या? तो प्रजा कहने लगी, सुनो महाराज, भैया बहन 2 पाप करी है। महाराज भैया बहन 2 पाप करी है, जिन्हें देख मैया बाप मरी है। महाराज भैया बहन 2 पाप करे है, 2 पाप करे है राजा। हरि जिन्हें देख मैया बाप मरी है, जिन्हें देख मैया बाप मरी है, जिन्हें देख मैया बाप मरी है। महाराज 2 सगे भाई बहन थे, दोनों भाई बहनों ने मिलकर विवाह कर लिया, मतलब पति पत्नी बन गए। एक कुकर्म को उनके माता पिता ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा और उनके माता पिता ने प्राण त्याग दिए। महाराज बोले महाराज जिस राजा के राज में यह अन्याय होता है, जिस राजा के राज में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है, तो सबसे पहले दोषी वहां का राजा होता है। बोले आप यहाँ के राजा हो और आपके राज में सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ के लोगों को ये भी पता नहीं है कि पति पत्नी किसको बनना चाहिए। राजा ने जैसे ये बात सुना तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा मन ही मन में सोचने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे राज में सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है, मेरे राज में बड़ा अन्याय हो रहा है, कुकर्म हो रहा है, गलत काम हो रहा है। ऐसा सोच सोच करके राजा पछताने लगा। प्रजा से कहने लगा, बोले सुनो आप मुझे कुछ दिनों के लिए समय दीजिए, कुछ दिनों के अंदर मैं इस सामाजिक व्यवस्था को सही करवा के रहूंगा, आप मुझे बस समय दो। इस प्रकार राजा प्रजा से समय मांगने लगा। प्रजा कहने लगी ठीक है महाराज। राजा कहने लगा ठीक है, आप चिंता मत करो, कुछ दिनों के अंदर मैं इस सामाजिक व्यवस्था को सही करवाऊंगा। प्रजा लौट करके अपने घर वापिस चली गई। अब इधर राजा को चिंता के कारण मेरे भाई रात को नींद नहीं आ रही थी और खाना भी नहीं खाया जा रहा था। धीरे धीरे राजा चिंता में डूबते गया, धीरे धीरे दुबला पतला होने लगा। अब जो कोपार बाबा है वो सोचने लगा कि मेरे पिताजी दिनों दिन चिंता में डूबते जा रहे हैं और खाना भी कम खा रहे हैं, इसका कारण क्या है। एक दिन कोपार बाबा राजा पुलसियों के पास पहुंचा और कहने लगा, पिताजी आप दिनों दिन दुबले होते जा रहे हो और रात दिन चिंता में डूबे रहते हो, इसका कारण क्या है। राजा कहने लगा, बोले बेटा कुपार, मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे राज में सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ की प्रजा को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, यहाँ की जो प्रजा है कुकर्म कर रही है, जानवरों जैसे व्यवहार कर रही है, इसलिए बेटा कुपार में बड़ा दुखी हूं, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं, मेरे राज्य में सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए दुखी हूं। कुपार बाबा कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को मैं सही करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं। आप मुझे ये 5 खंड धरती में भ्रमण करने के लिए सिर्फ मुझे आप आशीर्वाद दो। सबसे पहले मैं ये 5 खंड धरती में भ्रमण करूंगा, सत्य और असत्य की खोज करूंगा। जब मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, इसके बाद मैं समाज के बीच समाज के बीच में जाके सबको सत्य मार्ग बताऊंगा।
इस प्रकार से गोपाल बाबा अपने पिताजी से कहने लगे। तो पिताजी कहने लगे, बेटा तुम धन्य हो। ठीक है, बोले अगर आप समाज की सेवा के लिए, समाज के लिए, सत्य और असत्य के लिए जा रहे हो, बोले तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, तुम जाइए और सत्य और असत्य की खोज करके फिर सारा समाज को भी सत्य और असत्य के बारे में बताइए। तो मेरे भाई गोपाल बाबा तैयार हो गया जाने के लिए और माता पिता भी जाने के लिए आज्ञा देते हैं। कैसे? की आज्ञा पाते ही पिता से कि हर सिख भाई गोपालो और माता पिता के चरणों में अज करके सेवा जोहारो। गोपाल बाबा ने तुरंत अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, सेवा जोहार किया और 5 खंड धरती में घूमने के लिए पूर्वाकोट गणराज से निकल गया। अब गोपाल बाबा पूर्वाकोट गणराज से निकला तो सबसे पहले गोपाल बाबा दिन डूबत की तरफ जा रहा, पश्चिम दिशा की ओर। कैसे? तेही छड़ो दिशा पैसे चीने को धाया, गोपाल बाबा जब पश्चिम दिशा गया तो चलते चलते जब आगे बढ़ा तो गोपाल बाबा को उसके नाना नानी की गढ़ी किला मिल गया। कहाँ? जिसको नरवाकोट गणराज के नाम से जाना जाता था। तो गोपाल बाबा नाना नानी की गढ़ी किला पहुंचा, नरवाकोट गणराज। नरवाकोट गणराज में ढोलापुरा राजा का राज्य चलता था, जो गोपाल बाबा का नाना लगता था। वहां पहुंचा तो ये नरवाकोट गणराज कहाँ? ये झांसी और ग्वालियर के सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र को नरवाकोट गणराज के नाम से जाना जाता था। वहीं पहुंचा तो वहां जाकर के देखा तो उस समय नाना नहीं थे, वो पेनवासी हो चुके थे, देव बन चुके थे। उनका सिर्फ गढ़ी किला खड़ा था। तो उस गढ़ी किला को देख करके गोपाल बाबा को बड़ा दुख हुआ। क्यों? कि गढ़ी किला तो खड़ा था लेकिन राज करने वाले नाना नानी नहीं थे। और वो गढ़ी किला की इतनी दुर्दशा खराब हो चुकी थी कि कहीं से पत्थर निकल रहा था, कहीं से ईंटा, कहीं से घास, पूरा मतलब दुर्दशा हो चुकी थी, खराब दुर्दशा हो चुकी थी। कोई साफ सफाई नहीं थी। ये देख करके गोपाल बाबा को दुख हुआ। गोपाल बाबा कहने लगा, जब मेरे नाना नानी यहाँ पर रहते थे, राज करते थे, जब इन गढ़ी किलाओं की कितनी सुंदर व्यवस्था थी, और आज मेरे नाना नानी नहीं है बोले तो हमारी गढ़ी किलाओं की कोई मरम्मत करवा रहा है, न कोई साफ सफाई, न कोई रख रखाव है। ये सोच करके, ये देख करके गोपाल बाबा को बड़ा दुख हुआ। अब गोपाल बाबा अपनी नाना नानी की याद कर रहा है। तो नाना नानी को मेरे भाई गोंडी में क्या बोलते हैं जानते हैं? पुराने लोग आज भी बोलते होंगे। नाना जो है उसको हम लोग बोलते थे आको, बोलते थे कि नहीं पुराने लोग? नानी को काको, आको काको, ये गोंडी शब्द है। आज भी बोलते हैं, पूरी भाषा नहीं भूले हो आप, कुछ शब्द आज भी बोलते हो आप गोंडी के। एक पक्षी को सुना होगा आपने, एक पक्षी भी बोलता है गोंडी में आको काको करके, सुना है? जंगल तो है ना, सुने होंगे। वो रोज नहीं बोलता, कभी कभी समय समय को बोलता है। वो बोलता है आको काको, आको काको। सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा तो एक बार ताली बजा के बताओ, क्योंकि ताली बजाने से मुझे समझ आता है कि हाँ आपको समझ आ रही है। और नहीं बजाते ना, चुपचाप बैठे रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ आई क्या नहीं आई। और ताली बजाने से मुझे समझ तो आएगी, लेकिन ताली बजाने से आपको भी फायदा होगा। जैसे गुंडवाना का पंडाल है, कोई चंडाल आके तुम्हारे बाजू में बैठ जाए तो पता चलेगा क्या?
नहीं चलेगा ना। अगर मैं कोई बात बताऊं तुमको समझ आ जाए तो जोर से ताली बजा देना। जैसे ही ताली बजाओगे तो जो बाजू में चंडाल बैठा है वो गोंडवाना का पंडाल छोड़ के भाग जाएगा, और नहीं बजाए तो वो बैठा रहेगा। जब बैठा रहेगा तो तुमको मजा नहीं आएगा सुनने। वो चंडाल कौन सा? आलस रूपी चंडाल, नींद रूपी चंडाल। जब ताली बजाओगे तो वो आलस रूपी चंडाल, नींद रूपी चंडाल भाग जाता है, ठीक है ना। इसलिए और मुझे भी समझ आ जाएगी। तो जो पक्षी है वो आज भी गोंडी भाषा में नाना नानियों की याद कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक गीत सुना होगा आपने कि गढ़ी किला लगत वीरान, सूने पड़े बंगला, नाना न नानी दिखाए, ठीक है। तो कुमार बाबा कह रहा है क्या? गढ़ी किला लगत वीरान, सूने पड़े बंगला। कैसे?